जय श्री नारायण, जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी को वेलकम है आज के इस स्ट्रैटेजी सेशन में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक स्ट्रैटेजी दे दीजिए 60 डेज के अंदर हमें किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारा जो एफकैट है वो इसी टाइम निकल जाए और हम एक अच्छी रैंक, एक अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्जाम को क्रैक करें। सो मैं आपके लिए काफी सोच समझने के बाद और ये समझते हुए मैं ये मानता हूं कि आपने अपना बेसिक सिलेबस वगैरह कंप्लीट किया है या कर रहे होंगे और उसके बाद की आगे की स्ट्रैटेजी आप मेरे से पूछ रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी इस 60 डेज की स्ट्रैटेजी के अंदर एक पीआरएम स्ट्रैटेजी को ऐड किया है सो दैट कि आप एक बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सके और इनको शॉर्ट फॉर्म में भी दिमाग में रख सकें। कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारे दिमाग में स्ट्रक हो जाते हैं और अगर हम उसे रिपीटेडली फॉलो करते हैं तो हम उस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करते हैं। एक छोटी सी नॉर्मल सी चीज शेयर करता हूं। आप सभी को पता है और मुझे भी पता है कि हमारा जो पूरा सेक्शन है उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हमें 2 घंटे का वक्त मिलता है और 300 नंबर का हमारा मैक्सिमम लिमिट होता है। यानी हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। सेक्शन वाइज अगर मैं जाऊं तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग हमारे पास हाईएस्ट स्कोरर है। यानी कि अगर हम रीजनिंग बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो हम इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अगर आपके पास 35 क्वेश्चन है और अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए तो 20 या 60 होते हैं। ये मिनिमम की बात कर रहा हूं कि मिनिमम 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर इंग्लिश के अंदर भी अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी आप एक अच्छी स्कोरिंग तक पहुंच जाते हैं। फिर आता है आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आप इजीली 12 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आती। और देन आता है आपका जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आपने 15 से 18 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप यहां पे 20 लेते हैं, यहां पे भी 20 लेते हैं, यहां पे 12 लेते हैं और यहां पे 15 लेते हैं तो 20 और 20 40, 40 और 15 12 27, राइट। 15 12 हो गए कितने 27। हम इसे मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 30 लेके चलते हैं तो 20 और 20 40 होती 70, राइट। अगर आप 3 से भी गुणा करते हो तो 210 आते हैं। अब आप थोड़े बहुत कम भी कर लोगे तो आराम से 180 से 200 की रेंज तक पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब पहली बात तो ये क्लियर है कि हमें हमारे अटेम्प्ट पता होनी चाहिए कि किस सेक्शन से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं ताकि हम 180 से लेके 200 के बीच में पहुंच सके या 210 तक भी पहुंच सके। पहली बात तो ये क्लियर है। जिसमें भी मैंने ये कहा कि हम 35 में से 20 कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा बच्चा निकला और उसने ज्यादा कर लिए एक्यूरेसी के साथ तो बेहतर है। आगे बात करते हैं एफकैट का जो सिलेबस हम यहां पे ले रहे हैं उसके अंदर मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। अभी आपको पूरा सिलेबस मैंने नहीं बताया है, मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा क्या करना है। आपके पास जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में वोकैब आता है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ग्रामर आती है और एरर स्पॉटिंग आती है। अब ग्रामर कोई छोटा सा तो है नहीं, तो ग्रामर भी काफी बड़ी है। एरर स्पॉटिंग ग्रामर का ही पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन आप अलग से पढ़ते हैं और वोकैबुलरी आप अलग से पढ़ते हैं। वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन एक दूसरे से काफी हेल्प करते हैं, राइट। जनरल अवेयरनेस के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है 6 से 8 महीने का। हिस्ट्री पढ़नी होती है, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी जिनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। और देन आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आपको जनरल मैथ्स पढ़ना होता है, जिसमें आपकी सारी की सारी अर्थमेटिक आती है। और देन उसके बाद एडवांस मैथ जिसमें आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और देन आपके आता है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो आपको यह तो पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या क्या उनमें से बन सकती है। तो मैं आपको सिलेबस की एक ओवरऑल क्या देता हूं, पिक्चर दे देता हूं कि आपको इन चीजों को फॉलो करते हुए आपको तैयारी करनी है। जैसे आप देखिए, अगर आपको सपोज करो जनरल अवेयरनेस पढ़ना है तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आप एक बार सर से पूछ लेंगे अपने कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं सर कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो वो आपको यहां पे गाइड कर देंगे। हिस्ट्री आप अपने सर से डिस्कशन कर सकते हैं। इंग्लिश भी डेफिनेटली अंकित सर यहां पे हैं, वो आपको यहां पे बता देंगे। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ये टॉपिक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैं आपको यहां पे गाइड कर देता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। परंतु अगर आपको एफकैट के अंदर डिट्टो क्वेश्चन समझने हैं तो गोपाल सर आपको यहां पे काफी बेहतर तरीके से बता देंगे कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी में तुम्हें क्या करना है। बाकी अंकित सर यहां पे हैं, बाकी रवि सर यहां पे हैं और मैं यहां पे आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का पार्ट ले रहा हूं। हमें याद रखना है कि लास्ट एग्जाम में जब इनटेक 1 2026 हुआ था तो हमें यह बात तो क्लियर है कि अभी जो इनटेक हुआ था जस्ट लेटेस्ट जनवरी के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तब आप ये देखो कि हमारे 2-2 3-3 लॉजिक को मिला के एक क्वेश्चन दिया गया था। इसीलिए मैंने यहां पे टॉपिक के नाम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को मान लो 3 लॉजिक को मिला के क्वेश्चन दिया जा रहा है तो मुझे पढ़ना पूरा है, मुझे वर्बल भी पढ़ना पड़ेगा और नॉन वर्बल भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं रीजनिंग को बेहतर तरीके से करके ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा,
राइट तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। जिन बच्चों के सिलेबस के बारे में कोई आइडिया नहीं है वो प्लीज यहां से सिलेबस को देख सकते हैं। राइट ये बात सबको समझ में आ गई। अब बात आती है सर कि अगर मान लो मेरा सिलेबस कवर करता हूं तो मेरे को क्या चीजें फॉलो करनी होगी सो दैट कि मैं सिलेबस को एक बेहतर तरीके से कवर कर पाऊं और एग्जाम से आराम से अपना सिलेक्शन निकाल पाऊं। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए बच्चों, आपको आपका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको थ्रोली बता दिया। आपने अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं या ये पीपीटी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, आप यहां से ज्वाइन करके इस पीपीटी को एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपने अपने सिलेबस को देख लिया है। देखने के बाद आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा। आप अपना शेड्यूल, आपकी मान लो आप कहीं से बैच ले रहे हैं, आप अपने अगर हमारे से पढ़ रहे हैं अपनी एफकेट की तैयारी के लिए, तो आप अपनी टाइमिंग को डिफरेंट करेंगे आपकी पेड बैचेस की टाइमिंग से, कि आपकी पेड बैचेस में क्या क्या टाइमिंग है और किस किस दिन क्या क्लास होती है। उस हिसाब से आप अपने शेड्यूल को मेंटेन करेंगे और अपनी पढ़ाई का एक टाइम बनाएंगे कि ये मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम है। देखो आपकी बैच की टाइमिंग, अगर आप किसी बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, किसी के पास पढ़ रहे हैं, हमारे पास पढ़ रहे हैं या किसी और के पास पढ़ रहे हैं, आपकी बैच की टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए। बैच की टाइमिंग के बाद आपकी सेल्फ स्टडी की टाइमिंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप ये तो नहीं कह सकते सर मेरी तो 6 घंटे की बैच में टाइमिंग चलती है, मैं तो 6 घंटे रोज पढ़ता हूं। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 6 घंटे तो आपको पढ़ाया गया है, आपने खुद ने नहीं पढ़ा है, राइट। तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी की टाइमिंग आपको निकालनी होगी और उसके बाद आपके घर के जो काम काज करते हैं आप, वो आपके अलग हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी भी 2 से 3 घंटे निकालने ही पड़ेंगे सो दैट कि आप डेली अपने सब्जेक्ट को टाइम दे सके, उनको रिवाइज कर सके। आपको अपना स्टडी मटेरियल पहले से ही इकट्ठा करना होगा। ये नहीं कि अब मेरे को ये पढ़ना है तो मैं अब जा रहा हूं, उसे कलेक्ट करूंगा मटेरियल को, फिर कल पढ़ूंगा। आप अपने आज के वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। तो आपको एक रात पहले ही कल क्या स्टडी करनी है वो पूरा की पूरा डेटा आपको तैयार रखना है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने कहा रीजनिंग की सब्जेक्ट है, क्यों 35 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 105 मार्क्स के आ रहे हैं। आप सोचिए 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना बड़ा वेटेज है उसका। अब अगर आप उसमें से मैं कहता हूं 70 नंबर भी ले आए, बहुत बड़ा आधा आधी आपने कट ऑफ पार कर दी है, सोचो। तो रीजनिंग आपका एक क्या की सब्जेक्ट हो, तो की सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करिए और बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको करना है। जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है। तो ये आपके क्या हो गए, की सब्जेक्ट हो गए इस तरह से। तो इन की सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है और इन सब्जेक्ट से आपको ये देखना है कि किन टॉपिक के क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इजी होते हैं, कवर अप किए जा सकते हैं और आपको उनको बेहतर करना है। जो आपको टफ लगते हैं उनके ऊपर थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है ताकि आप उनको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं और देन मॉक पेपर आपको करने हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चों को मार्किंग के अंदर बड़ी दिक्कत आती है, सर मार्किंग सिस्टम क्या है हमारे एग्जाम का। तो आप समझिएगा कि आपको मैंने बोला कि 3 नंबर मिलते हैं हर करेक्ट आंसर पे। एक एक क्वेश्चन सही करते जाओ 3 नंबर मिलते जाएंगे, गलत करने पर आपका 1 नंबर यहां पे सीधा सीधा क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। एंड सिंपल अगर हम देखें अनअटेम्प्ट क्वेश्चन पे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो ना तो कटेंगे और ना ही मिलेंगे, राइट। ये ध्यान रखिए, कुछ नहीं होगा वहां पे, ओके। अब बात करते हैं हम अपनी पीआरएम स्ट्रेटजी को। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने सारी बात को ध्यान से सुना है तो अगली 2 से 4 मिनट भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पीआरएम स्ट्रेटजी अगले 60 दिन तक अगर आपने बना ली तो मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है और सबसे बेहतर नंबर लेके आएंगे। मे बी अगर आपने यहां से अच्छा नंबर निकाल लिया, आपने रिटर्न में अच्छा कर लिया, तो शायद आप रैंक सिंगल डिजिट के अंदर भी लेके आ सकते हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि हर एक स्टूडेंट फॉलो करता है, बट आपको याद रहेगा पीआरएम के नाम से। तो सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात यह होती है बच्चों कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी सभी सब्जेक्ट को और सभी स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को। आप अपने सभी सब्जेक्ट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस रखेंगे, स्पेशली वो टॉपिक जो आपके स्ट्रॉन्ग है और जो आपके वीक है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आपको कम वक्त देना है लेकिन छोड़ना नहीं है। वीक टॉपिक को आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि अगर उनसे क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आप कर पाए, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है, कई सारे जनरली बच्चों का एक एटीट्यूड, एक माइंड होता है कि यार ये टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आता, छोड़ दो। मैं कहता हूं छोड़ो मत, आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम देकर के धीरे धीरे उसके अंदर स्ट्रेंथ लेके आने की कोशिश करो, पर छोड़ो मत कि तो मैं पूरा ही छोड़ के जा रहा हूं। पता पड़े उसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ गए तो क्या कर लोगे, आपके तो सीधे सीधे 9 नंबर गए। तो वो नहीं होने देना है। भले ही थोड़ा थोड़ा उसे सीखने की कोशिश करो, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो, पर सीखने की कोशिश करो। एटलीस्ट 3 भी आ गए और आप 1 भी कराए तो आपके पास तो गेनफुल है वो। क्यों, आप तीनों छोड़ रहे थे, आपने एक किया, राइट। सेकंड बात,
रिवीजन। रिवीजन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं रिवीजन कब करेंगे, जब हमारा पूरा बैच ओवर हो जाएगा, जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत थॉट है। रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, रिवीजन आपको वीकली बेसिस पे करना पड़ेगा, और विद योर हैंड रिटन नोट्स। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत है। मैं कहता हूं रिवीजन कैसे करोगे, वीडियोस को देख के रिवीजन करोगे। क्या आप एक एक 1.5 घंटे की लेंथ वाले वीडियोस देखोगे? चलो एक सब्जेक्ट होता तो आप देख सकते हैं, पर क्या 4-4 सब्जेक्ट की 1.5 घंटे की, यानी कि 3 और 6 घंटे की, क्या 6 घंटे की वीडियो देख के रिवीजन करोगे? रिवीजन ऐसे किया जाता है? कभी नहीं। आपको रिवीजन हैंड रिटन नोट्स बना करके उसी से रिवीजन करना है। आप अपनी 1 या 1.5 घंटे की जो आपकी क्लास होती है उसके रिटन नोट्स बनाइए, देखिए कि क्या क्या चीजें थी। क्वेश्चन सॉल्व करवाया तब नोट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई थ्योरी पढ़ाई है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो आपके नोट्स में होना चाहिए। और फिर आप उसको रिवीजन करो, डेली बेसिस पे रिवीजन करो, वीकली बेसिस पे रिवीजन करो, तब देखिए आपके पास क्या शानदार रिजल्ट आएंगे। और देन आता है लास्ट में आपका एम। एन मींस होता है ऑनलाइन मॉक पेपर। आपको इसे वीकली लगाना होगा और देन आपको डेली पे ट्रांसफर करना होगा। वीकली क्यों लगाना होगा कि चलो आपने अभी वीकली 2 लगा दिया, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप पिछले एफकैट के एक मतलब कहते कि आपने वो एग्जाम दिया हुआ है और आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट है, तब आप क्या करेंगे, वीकली यहां पे 2 या 3 लगाएंगे और बाद में इसको डेली आप आएंगे। डेली आपको एक मॉक लगाना है। बिना मॉक के अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मान के चले कितना ही पढ़ लो, आपके एग्जाम में अटेम्प्ट कम ही होंगे। सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके अटेम्प्ट कम ही होंगे। क्यों? क्योंकि मॉक आपकी स्पीड बढ़ाता है, मॉक आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपकी एक्यूरेसी देता है। जितनी ज्यादा गलती करोगे वो आपको अभी पता लग जाएंगे, ताकि एग्जाम में वो गलतियां रिपीट ना हो। तो मॉक पेपर आपको लगाने हैं, वीकली लगाने हैं, देन डेली लगाने हैं, और कंपीट करना है आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में। आपको शुरुआत से ही अपने आप को इतना मैच्योर बना लेना है कि आप अपनी स्पीड के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकें। तब जाकर के आप एक स्कोरर बनेंगे, और तब जाके आप ये मान के चले कि आप सिंगल डिजिट के अंदर रैंक लेके आ पाएंगे। सिंगल डिजिट रैंक मैं भी ये नहीं कहूंगा कि वही लाना ही सब कुछ है, लाइफ का वही पर्पस है सिलेक्शन निकालना अच्छे नंबरों से, पर वो तभी आएगा जब आप इस PRM स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और देन आप अपने इस एग्जाम को अच्छे से देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सारी बातें जो एक इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहां पे बताई। क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपने इन गिवन स्लाइड्स के अंदर जो भी बात कही गई है वो टू द पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, मैं श्योरली कहता हूं सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन 100% आपका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण।